नमस्कार, स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। इस प्रोग्राम के जरिए आपकी मुलाकात मैं करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले। अठावले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। अठावले जी, मेरा जो पहला सवाल है कि आप मोदी सरकार के एक बहुत अहम सहयोगी दल रहे हैं और RPI यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 2014 से ही देखा गया है कि आपका सफर मोदी सरकार के साथ रहा है। क्या लगता है अब आपको कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ, उसके पहले हमने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देखा, तो आपकी समझ से क्या आपको लगता है कि क्या ये टफेस्ट पीरियड है ये मोदी सरकार का, या ये सरकार इससे निपट लेगी किसी न किसी तरीके से, कोई भी हल एक निकाल कर? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग करने का पूरा अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है, लेकिन सरकार को कोऑपरेट करने का भी अपना जिम्मेदारी है। जिस तरह किसानों के भले के लिए मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए और जिस किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को दूसरे बार बहुत भारी बहुमत से प्रधानमंत्री को बनाया है, उस किसानों के खिलाफ जो कायदा कानून अपनाए गए, किसानों के हित का विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम कानून लाएंगे। तो इसकी आमदनी दुगुना करने के लिए व्यापार में APMC में मतलब उसको मतलब नहीं होना चाहिए, जहाँ वो उसको बेचना है वो बेचने का अधिकार उनको होना चाहिए। इसी तरह मुझे वो लगता है कि जो कानून है ये कानून किसानों के हित का है। अभी किसानों का 15 दिन से आंदोलन चल रहा है। अभी उन्होंने इतने दिन आंदोलन करना हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो आप ये जानती है कि जिस तरह हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी है, इन्होंने मतलब किसानों के साथ 5-6 बार बातचीत की है, लेकिन इसमें से कोई मार्ग नहीं निकल रहा है या मार्ग निकालने की कोशिश किसान नेताओं की तरफ से नहीं हो रही है। अगर ये कानूनी मतलब रद्द करो, ये मांग पर सरकार का कहना ये है कि भाई कानून रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें सुधार करने की जिम्मेदारी हमारी है। अठावले साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, सबने इस बात को लेकर फार्मर्स को आश्वासन देने की कोशिश की है कि जो ये कानून है ये उनके हित में है। लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो जितने भी किसान हैं ये जबरदस्ती की अब जिद कर बैठे हैं? हाँ, मतलब किसान जिद कर बैठे हैं, उनको भड़काने की कोशिश हो रही है और किसानों को मतलब गलत फहमी से मतलब इस कानून के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि किसानों ने सरकार का तो सुनना चाहिए। 2 पैर पीछे आने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने तो कानून बनाए थे, सरकार की पहली भूमिका थी, लेकिन जब किसानों का आंदोलन देखा, उनके भावना का विचार करते हुए उसमें सुधार के बारे में सरकार ने मतलब कि किसानों को वादा किया है और जो सुधार चाहते हैं वो सुधार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अठावले साहब, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपने और बल्कि बीजेपी के कई मंत्री इस बात को बोल रहे हैं और कई स्पोक्सपर्सन्स भी इसको बोल रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं जो किसान है उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उनको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि किसान क्या इतने इग्नोरेंट हैं, किसान क्या इतने सिंपलटन्स हैं कि उनको कोई भी विपक्षी पार्टी आएगी और इस तरीके से मिसलीड कर लेगी? तो मतलब अभी तो ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये आंदोलन पंजाब तक ही सीमित था, मतलब पंजाब की किसान ही मतलब बोले इस मुद्दे से। अभी पॉलिटिकल पार्टियों के भी लोग होते हैं तो अगर आंदोलन को सपोर्ट करते हैं तो पार्टी के लोग उधर से जाते हैं, लेकिन असलियत में बाकी के राज्यों के किसान उसमें नहीं। पंजाब और अपने हरियाणा के किसान अगर हमने छोड़ते हैं, उतनी तीव्रता से भारत के तमाम किसान कोई सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। भारत बंद भी जो था, भारत बंद तो थोड़ा आंदोलन हुआ, कुछ लोग रास्ते में आ गए, लेकिन पूरा भारत बंद नहीं हुआ।
नहीं, लेकिन अठावले साहब, जो ये बात हो रही है कि ये जो किसान है ये इनको भड़काया जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि कैसे भी हो लेकिन विपक्षी पार्टी क्या इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि लाखों की संख्या में ये किसानों को इस तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रही हैं? ये तो एक ऐसा संकेत है, ये तो एक खतरे की घंटी होनी चाहिए मोदी सरकार के लिए कि विपक्ष इतना स्ट्रांग और इतना प्रबल हो गया है कि लाखों किसान आज विपक्ष के कहने पर सड़क पर उतर आए। हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। अपोजिशन जितना भी किसानों को भड़काए, लेकिन बाकी किसान लाखों की संख्या में हमारे साथ थे, क्योंकि आपने देखा है कि 2019 में राहुल गांधी और अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़े हमले किए, लेकिन उसके बावजूद भी खाली बीजेपी ने 303 सीटें जीती है जी। अभी 2024 में मेरा एनालिसिस ये है कि खाली बीजेपी 350 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के ऊपर जाएगी। लेकिन किसान के संबंध में जो आप मुझे मतलब नीतू व्यास जी पूछ रही है, उसके बारे में, हम किसानों के बारे में हमको आदर है। किसान है तो हम है, किसान की फसल है तो हम है, किसान के कारण हम जी रहे हैं उनके, तो इसीलिए किसानों को पूरी मदद करने की सरकार की भूमिका है और इसलिए अमेंडमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। क्यों मतलब इतनी अडमन भूमिका ली जा रही है, जो मतलब नहीं, लेकिन अठावले साहब, आपने यूपीए की सरकार का भी मेंशन किया कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कहा कि नहीं, एपीएमसी एक्ट में बदलाव होना चाहिए, मंडी सिस्टम को और मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो पिछले कृषि मंत्री हैं शरद पवार, उन्होंने अपनी तरीके से बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि मैंने सुधारों के लिए कहा था, लेकिन कंप्लीट सुधार और बिल्कुल एक कंप्लीट रिफॉर्म के लिए नहीं कहा था कि आप पूरे कृषि सेक्टर को आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दीजिए। आज किसानों के मन में यही डर है कि ये जो पूरा कृषि सेक्टर है, अगर वो कॉर्पोरेट लॉबी के हाथ में चला जाएगा तो वो बेचारे एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। इस बात को लेकर सरकार किसानों को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही है, क्यों नहीं आश्वासन दे पा रही है? ऐसा कोई किसानों पर बंधन कानून में नहीं है। इसमें उनको खाली छूट दी है कि अगर एपीएमसी में आपको इतना रेट नहीं मिलता है, अगर बाहर उसको ज्यादा रेट मिलता होगा तो बाहर जाकर भी आपको बेचने का अधिकार है। इसका मतलब एपीएमसी बंद करने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। किसान अगर एपीएमसी में जाना चाहते हैं, जो किसान विरोध कर रहे हैं, वो किसानों ने मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कोई अंबानी और अदानी को बड़ा बनाने के लिए कानून में इसी तरह का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, लेकिन किसानों का गुस्सा तो अदानी और अंबानी पे ही है अठावले साहब। उन्होंने तो कहा है कि अदानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे वो आने वाले दिनों में। तो गुस्सा तो उनका कॉर्पोरेट लॉबी से ही है, प्राइवेट सेक्टर से है। तो इसीलिए यहाँ कोई एपीएमसी में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा बंधन कानून नहीं है जी। जो एपीएमसी में बेचना चाहते हैं उनको जाने का अधिकार है, लेकिन इसमें खाली इम्प्रूवमेंट इतना ही है कि अगर बाहर ज्यादा पैसा मिलता है तो बाहर मंडी में बाहर जाकर उनको बेचने का अधिकार है, इतना उसमें बताया है। इसलिए जो किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने एपीएमसी में जाना है, उन्होंने बाहर नहीं जाना है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार कुछ मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, तो किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। किसान अभी ठंडी में वहां है, ये हमें बहुत बड़ा दुख है, ये हमको अच्छी बात नहीं लग रही है। हम सरकार में है लेकिन हम भी आंदोलन करते करते हम इधर आए हैं। लेकिन अठावले साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आज किसानों का भरोसा खो चुकी है? क्योंकि जितने भी आप किसान नेता से बात करिए, मैं विपक्षी पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ, किसान नेताओं का ये कहना है कि सरकार अगर लिखित में भी आश्वासन देती है तो हमें आज विश्वास नहीं हो रहा है। तो मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि क्या आज भरोसा किसानों का केंद्र सरकार खो चुकी है? किसानों का भरोसा कोई कम नहीं हुआ है। बहुत सारे किसान हमारे साथ है, ये जो वहाँ आए हैं वो किसान हमारे विरोध में है। लेकिन बाकी के जो किसान है ऑल इंडिया में आपने देखा है कि किसान आंदोलन में कहा थे, मतलब जो पार्टियां आंदोलन में उतरी थी उन्होंने अपने अपने लोग लेकर आंदोलन किया। इसीलिए जिस तरह तीव्रता पंजाब में है उसी तरह महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दी है। नेता लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, तो इसीलिए बाकी के किसान जो है, बहुत सारे किसान हमारे साथ है। हमने किसानों का विश्वास बिल्कुल खोया नहीं है और हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए हम लोग सत्ता में आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि नीतू व्यास जी, हम अमेंडमेंट के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइजिंग के लिए तैयार है और इसीलिए किसान नेताओं ने कुछ सरकार का मानना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सरकार अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है, लेकिन वो तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी किसी भी सूरत में?
नहीं, वापिस नहीं लेगी। वो वापिस क्यों लेगी कानून? मतलब किसानों के हित का कानून है। आज अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बाद में उनको मालूम होगा कि ये कानून कितना अच्छा था, इसलिए सरकार कानून पीछे नहीं लेगी, लेकिन उसमें सुधार करने का अधिकार है। अभी आने वाले सेशन में उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, जो सुझाव के किसान देंगे उस पर भी चर्चा हो सकती है। और ये लोग बोल रहे हैं भाई चर्चा हुई नहीं। आपने देखा है कि राज्यसभा में मतलब हमारी तोड़ दिया, किताबें फाड़ दी, टेबल पर जाकर हंगामा किया। हमको चर्चा के लिए हम लोग तो तैयार ही थे। तब ये लोगों ने, अपोजिशन ने अपने मुद्दे रखने की आवश्यकता थी, तब इन्होंने अपने मुद्दे रखे नहीं, चर्चा नहीं की। और अभी बोल रहे भाई उन्होंने चर्चा नहीं की, ऐसा ही कानून पास कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारी मेजोरिटी लोकसभा में भी है, अभी राज्यसभा में भी हमारी मेजोरिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बातें वो चाहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो करने के लिए अगर सरकार तैयार है तो किसानों ने अपना आंदोलन पीछे लेना चाहिए, उन्होंने अपने घर से जाना चाहिए। और सरकार मतलब किसानों की चिंता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, सरकार हर अमेंडमेंट के लिए तैयार है। तो लेकिन अब देखना होगा कि ये आंदोलन किस ओर जाता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। अठावले साहब, कल हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, और उस हमले के जितने भी आरोप लग रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरा एक रचा हुआ ड्रामा था बीजेपी का। क्या कहना है आपका? क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे एपिसोड पर? ये बीजेपी का ड्रामा ऐसा कैसा हो, हमले का ड्रामा कैसा हो सकता है? ड्रामा तो मतलब ड्रामा तो हम नहीं करते हैं, ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी कर रही है। उन्होंने मतलब अपने लोगों को भड़का कर वहाँ मतलब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला कर दिया। उसमें कैलाश विजय वर्गीय जी है और दिलीप घोष जी है, ये भी जख्मी हो चुके हैं। और इसीलिए मतलब हंगामा इसलिए हो रहा है कि ममता जी अभी सत्ता से जा रही है। ममता बनर्जी जिस एनडीए में रही थी, रेल मंत्री भी रही थी, तो एनडीए में मतलब रही थी, तो उन्होंने अभी भी एनडीए में रहना चाहिए था, लेकिन वो एनडीए में नहीं है। तो उसके बावजूद भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब पूरा माहौल मतलब वेस्ट बंगाल का बदल चुका है। वहाँ दलितों का पॉपुलेशन 35-36% है, और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो ये भी बीजेपी के साथ रहेगी। और जो तृणमूल कांग्रेस है, ये तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और ममता जी हार रही है, इसीलिए हमले हो रहे हैं। ममता जी हार रही है, इसलिए उनके पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप अठावले साहब, आप क्या जो जिस तरीके से काफिले पर हमला हुआ, क्या आप मानते हैं कि ये सुरक्षा में एक चूक थी? और जिस तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए थी ममता बनर्जी की सरकार को, उन्होंने सुरक्षा नहीं दी? मतलब सुरक्षा देती थी तो हमला नहीं होता था। मतलब वहाँ हमला करने वाले लोगों को पहले हटाना चाहिए था पुलिस ने। अगर वो पुलिस वाले हटाते थे तो शायद हमला नहीं होता था। तो ममता की जो पुलिस है, ममता बनर्जी की, वो पुलिस उनका तो सुनती है। उन्होंने जो आदेश दिया है वो मतलब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं, लेकिन अठावले साहब, आप किसी भी तृणमूल कांग्रेस के आप वर्कर से या लीडर से आप बात करिए, तो वो ये कहते हैं कि जब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नड्डा साहब को मिली थी, तो यानी कि जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो आपके साथ चल रही हैं। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और आपकी गाड़ी पर पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, और उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं रोक पाती। ये चीज पर थोड़ा सा लोगों को विश्वास कम हो रहा है। हाँ, तो नीतू जी, ये जो लोग नड्डा जी के गाड़ी के आजू बाजू में, काफिले के आजू बाजू में थे, लेकिन बाहर में पथराव आ गया तो वो क्या करेंगे? अगर ये जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की थी, स्टेट पुलिस ने इसी तरह का मौका खड़ा होगा तो उसको हटाने का काम मतलब पुलिस का था, स्टेट पुलिस का था। इन्होंने मतलब पथराव करने के लिए मौका दे दिया। अभी पथराव करने वालों को जो आजू बाजू में जाने वाले क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने प्रोटेक्शन करने का काम भी किया है उधर। लेकिन पुलिस ने मतलब अनदेखा कर दिया और हमला करने वालों को हमला करने का मौका दिया। नीतू जी नहीं, अठावले साहब, लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें, संसद के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री का एक बहुत सुंदर भाषण था जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही, और ये भी कहा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस तरीके से लोग भारत को याद रखेंगे।
लेकिन एक ऐसे ही दिन लोकतंत्र का एक अजीब सा चेहरा सामने आता है, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंसा की राजनीति सामने आ रही है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और दिल्ली की भी बात करें, मनीष सिसोदिया के घर पर भी हमला हुआ, तो ये जो पूरी जो राजनीतिक सर्वाइवल है इस समय पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या वो बिना हिंसा के पॉसिबल नहीं है? हिंसा की राजनीति क्या एक लोकतंत्र का एक अहम पन्ना बनता जा रहा है? नहीं, हिंसा की राजनीति करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जब गणतंत्र आता है तब लोकतंत्र की याद आती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम संविधान के माध्यम से किया है और इसी तरह की हिंसा भड़काने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी कानून है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है कि भाई राजनीति हिंसा के बिना होनी चाहिए। राजनीति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपमान करने वाले आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड से भी नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, अठावले साहब, अगर ये पश्चिम बंगाल का मैं एग्जाम्पल लूं, तो यहाँ पे जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो कंपटीशन है बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस, वो इस कदर से बढ़ गया है कि वो एक दूसरे को मारने और काटने में लगे हुए हैं। आप देखिए हाल में, अगर 2017 से आप देख लीजिए, जब से वहां पे पंचायत इलेक्शंस हुए हैं और बीजेपी ने ग्राउंड वहां पर गेन करना शुरू किया है, तो बीजेपी के लोग भी मरे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उधर टीएमसी के लोगों को मारा गया है। तो कहीं ना कहीं आज पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है और हिंसा ऑर्गेनाइज करती है ये पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, मुझे लगता है कि जो हिंसा ये टीएमसी के माध्यम से, ममता बनर्जी की पार्टी के माध्यम से हिंसा हो रही है, क्योंकि वो इसलिए भड़क रहे हैं कि भाई बीजेपी इतनी बढ़ रही है, बीजेपी भी सत्ता तक पहुंच रही है, तो उनको मतलब खोखला करने का काम, उनको टकराने का जो काम है, ये काम टीएमसी के माध्यम से हो रहा है। टीएमसी ने बहुत सारे हमले किए, उसके बदले में कुछ हमले मतलब बीजेपी की तरफ से भी हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ममता जी को छोड़ रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी को देखकर वो उनको छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी ये भी न्यूज है कि भाई कुछ 60 एमएलए जो है ये भी मतलब ममता जी को छोड़ने की संभावना है। कुछ मंत्री लोगों ने ममता जी की पार्टी छोड़ दी है। तो इसीलिए मतलब जिस तरह कम्युनिस्टों की सत्ता 22-24 साल तक आ रही, 26 साल तक, और अभी ममता जी की सरकार आई है, ममता जी ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को बनाई। वो एक अच्छी एलईडी है, बहुत बड़ी फुकार एलईडी है, बहुत बड़ी संघर्ष एलईडी है और मेरे उनके साथ बहुत नजदीक के संबंध है। मुझे देखते वो रामदास करके मुझे पुकारती है, तो उसके बारे में हमको आदर है, लेकिन अभी जो कुछ उनके तरफ से हो रहा है ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। ममता जी ने इसी तरह की हिंसा से अलग होना चाहिए। हिंसा करना ठीक नहीं है। जो अगर आपकी जीत होगी तो आप मुख्यमंत्री बनेगी, बीजेपी की जीत होगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अठावले साहब, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल जो विपक्षी पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार उनको किसी न किसी तरीके से दबा रही है, और सिर्फ विपक्षी पार्टीज ही नहीं, अगर आपका मतभेद है किसी भी एक इश्यू से, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे लॉयर्स हो, अगर आप केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या केंद्र सरकार के फेवर में नहीं बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके ऊपर लोग झपट पड़ेंगे। आप इंटरनेट देख लीजिए, आप प्रत्यक्ष रूप से बाकी जगह भी देख लीजिए, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका सर्वाइवल मुश्किल है। सर, आपसे एक बड़ी ऑनेस्ट राय चाहूंगी, आपको बहुत सालों से देख रही हूं और आप अपने बेबाक व्यूज के लिए जाने जाते हैं, तो जब ऐसी फीलिंग लोगों में आती है कि केंद्र सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? नहीं, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि भाई शांति से राजनीति होनी चाहिए और भारत सरकार की तरफ से ममता जी को कोई दबाने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपने देखा है कि जब अभी ये बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत बड़ा बारिश आया था, बारिश में फसल एकदम पूरी बर्बाद हो चुकी थी और केंद्र सरकार ने जो 5,000 करोड़ अनाउंस कर दी है उसमें कम से कम 3,000 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल के लिए अनाउंस कर दिए थे। जो केंद्र ने योजनाएं बनाई है उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार ने नहीं कर रही है। वो उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सड़क योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, करोड़ों रुपए की योजनाएं जो है। आपने योजनाएं, अठावले साहब, आपने योजनाएं गिना दी जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी है, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं ये पूछ रही थी कि एक पैटर्न सा दिख रहा है कि अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं
चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे विपक्षी पार्टीज हो, उनको ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पर, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ मुहिम चलाई जाती है, या उनको जेल भेज दिया जाता है, या फिर उन्हें ये कह दिया जाता है कि वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और इस तरीके के नाम उनको दिए जाते हैं। क्या ये सही है सर? नहीं, ये मतलब ऐसा कोई नहीं, ये तो आरोप है। जो इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है और दूसरे जो एजेंसी की इंक्वायरी होती है, तो ये मतलब उनका अलग स्वतंत्र वो एजेंसी होती है और वो मतलब उनके तरीके से वो काम करते हैं। हम कोई किसी को सरकार की तरफ से नहीं बोलते कि इसकी इंक्वायरी करो, उसकी इंक्वायरी करो, किसको दबा भूमिका हमारी नहीं। इतना हमारा बड़ा सरकार है, इतनी बड़ी मेजोरिटी हमारी है कि हम जिसको दबाएंगे। हमें दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम तो दबने वाले ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार कितना भी चलिए, लेकिन हम दबेंगे नहीं। एक इशू पे आपकी राय एक बार और, एक और इशू पर आपकी राय चाहती थी कि अलग अलग जो बीजेपी की सरकारें हैं, अठावले साहब, अलग अलग बीजेपी की सरकारें वो लव जिहाद पर कानून लेकर आ रही हैं। क्या मानना है आपका लव जिहाद के कानून के बारे में? ऐसा कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी ठीक है, अभी क्या कानून बनाना है वो तो हर एक स्टेट को अधिकार है, लेकिन यहाँ मतलब शादी के नाम पर धर्मांतर होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कौन सा कानून बनाना है वो तो राज्य के विधिमंडल को अधिकार होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये राज्यों को निश्चित करना है कि वो ऐसा कानून लाए या नहीं लाए। लेकिन एक लोकतंत्र में आप जहां पर पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, आप राइट टू चॉइस की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, तो एक ऐसे हेल्दी डेमोक्रेसी में लव जिहाद जैसे कानून की जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है अगर कानून है भी, बनाया भी है, तो धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों एक साथ आए, दोनों का मिलन हो गया है, दोनों ने लव किया है, तो दोनों शादी भी कर सकते हैं, ऐसा ये रह सकते हैं। उसमें कोई धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून इतना ही बताता है कि भाई अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों शादी कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ये नहीं। लेकिन अठावले साहब, जो एक परसेप्शन आ रहा है, जिस तरीके से धरपकड़ हुई अभी केसेस की यूपी में, और उधर कर्नाटक की सरकार भी बात कर रही है कि वो इस तरीके के कानून लेकर आएगी, लेकिन योगी सरकार में जिस तरीके से केसेस इस समय निकल रहे हैं और एफआईआर हो रही हैं, अरेस्ट हो रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए वाकई में? जब प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति, जब हेल्दी लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करता है, और लोकतंत्र का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जहां पर लोग अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते, और करते हैं तो बेचारे इतने डरे हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो जेल में चले जाएं, तो ये कितना लॉजिकल है एक हमारे जैसे लोकतंत्र में? नहीं, शादी नहीं कर सकते ऐसा मुझे लगता है कानून नहीं है। लोग जिहाद ऐसा है कि भाई अगर धर्म परिवर्तन ना करे, इतना ही मतलब यहाँ विषय है। या अगर लड़का अगर मुस्लिम है तो हिंदू लड़की अगर उनके साथ प्यार करती है तो उनको मतलब मुस्लिम में बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इतना उसमें कानून में है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो राज्यों का अधिकार है और इस पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह कानून बना है उसके बारे में सब लोगों ने गंभीरता से सोचना चाहिए। अठावले साहब, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी शो, की बीजेपी ने अपने 4 सहयोगी दलों को खोया है पिछले 2 सालों में। टीडीपी, फिर उसके बाद शिवसेना, फिर एजेएसयू, अब आरपीआई एक इकलौती सहयोगी दल बची हुई है जिसके आप अध्यक्ष हैं। कब तक रहेगा आपका साथ? नहीं, मतलब अगर शिवसेना हो या टीडीपी हो या मतलब जो भी पार्टियों ने मतलब एनडीए छोड़ी है, लेकिन मैं एनडीए नहीं छोड़ूंगा। चलिए, आप एनडीए नहीं छोड़ेंगे तो अब लास्ट में आपसे एक पोएम जरूर सुनूंगी। आपकी कविताएं बहुत मशहूर हैं, तो 4 लाइन जरा आप अपनी और मोदी जी से जो आपकी दोस्ती है उस पर जरा 2 लाइन की कविता कह दीजिए, फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ सर। नहीं, मतलब मैं मोदी जी और एनडीए को नहीं छोड़ूंगा जी। मैं मोदी जी और एनडीए को नहीं छोड़ूंगा, और 2024 के चुनाव में
राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच अठावले साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप JK 24/7 पर आए, थैंक यू सो मच। और जरूर फीडबैक दीजिएगा, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। आपके YouTube कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। बने रहिएगा JK 24/7 पे। थैंक यू सो मच।